Okay, good evening, students. Good evening, everyone. All right. So, as you know, we have completed the chapter of सेल यूनिट. तो सारा सेल का जो यूनिट है हमने वो कंप्लीट कर लिया था कल. ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड देन वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ठीक है, तो उसमें जो बायोमोलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हैवी वेटेज चैप्टर था. उसमें से कोई भी पार्ट से निकाल के क्वेश्चन पूछ सकते थे नीट में, तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लेके उसको मैंने करवाया. उसके अलावा जो कल की क्लास मैंने ली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था प्लॉइडी एंड क्रोमैटिड नंबर, वहां से क्वेश्चंस आते हैं. देन मायोसिस के प्रोफेज 1, वहां से क्वेश्चंस आते हैं. माइटोसिस से क्वेश्चंस आते हैं. डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. एंड देन इंटरफेस में जीवन में क्या होगा, एस में क्या होता है, G2 में क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. फिर क्लीवेज फर्रो किसमें होता है, सेल प्लेट कैसे फॉर्मेशन होता है, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो वो सारी चीजें मैंने कल की क्लास में खत्म करवाई थी. आज मैं ना फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि कल के लिए ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, कल क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग सेशन होगा, तो वो देखना पड़ेगा. मैंने अभी पूछा नहीं कि कल का क्लास कैसे लेना है. ओके, मतलब ऐसे रिवीजन वाला क्लास रहेगा या क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास रहेगा. तो इसीलिए मैंने क्या सोचा, आई डिडंट वांट टू फोटोसिंथेसिस टू डिसकंटिन्यू. मतलब 2 क्लास चाहिए मुझे फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, तो वो डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहती थी मैं, इसीलिए आज के लिए ये कंप्लीट हो जाएगा. ये चैप्टर आज कंप्लीट कर देंगे हम, तो एक चैप्टर हो भी जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा चैप्टर है बेटा जहां से इतना हैवी वेटेज तो नहीं कह सकती मैं, बट है. एक क्वेश्चन या एक से ज्यादा ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस चैप्टर से. तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाला एरिया है ना, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छे खासे क्वेश्चंस, जैसे ऑक्सिन हो गया, गिबरलिन हो गया, साइटोकाइनेन, एब्सिसिक एसिड, तो वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्यादा क्वेश्चंस. तो उसके पहले वाला जो पार्ट है ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां से इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट फिर भी छोड़ भी नहीं सकते उसको, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं आपको बताते हुए जाऊंगी. ठीक है, सो बेटा थोड़ा अटेंटिव रहना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगी. ओके, तो साथ में क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो सॉल्व करते हुए जाएंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आई वांट टू सी हाउ मच यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्लासेस. तो क्वेश्चन सेज गिबरलिन वाज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गिबेरेला फ्यूजिकोराई, algae, बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. तो आप यहाँ पे मुझे आंसर करिए, which option do you think is a correct option? Gibberellin was first extracted from. Okay, कोई आंसर नहीं कर रहा, किसी को याद नहीं है, सब लोग भूल गए हैं. चलो कोई बात नहीं बेटा. गिबरलिन इज रेफर टू गिबरलिक एसिड विच इज वन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, इसको बेटा ओरिजिनली एक्सट्रैक्ट किया था एक फंगाई से. ओके, विच इज दैट फंगाई? गिबेरेला फ्यूजिकोराई. गिबेरेला फ्यूजिकोराई एक फंगाई है, इसमें से हम लोगों ने गिबरलिन को एक्सट्रैक्ट किया था सबसे पहली बार. ओके, इसके बाद हमने अलग अलग चीजों से एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने से आर्टिफिशियल भी बहुत सारे बनाए, जैसे GA2, GA3, टर्पिन्स, बहुत सारी चीजें बनाई. बट फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था हमने एक फंगाई से, दैट इज गिबेरेला फ्यूजिकोराई इज द फंगल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा ए. ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, गिबेरेला फ्यूजिकोराई. ऑलराइट, विल मूव नेक्स्ट. चलो, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए? ओके, आपको क्या पता होना चाहिए? ऑल प्लांट्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ ज़ाइगोट. बेटा यू डेफिनेटली नो दिस. आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है 12th में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. आपने वहां पे पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है. डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? सिंगेमी होगा एंड देन ट्रिपल फ्यूजन होगा. ठीक है, सिंगेमी में क्या होता है? वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द वन फीमेल गैमेट, दैट इज वोवा, टू गिव द जाइगोट. ओके, जाइगोट मिलता है सिंगेमी से. फिर ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा? वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेंट्रल न्यूक्लियाई ऑफ द एम्ब्रियो सैक. सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है एम्ब्रियो सैक का, उसके साथ फ्यूज करके वो बनाता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. उसके बाद वही एंडोस्पर्म बनता है. ओके, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द नरिशमेंट, न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. तो जाइगोट है ना, जाइगोट इज द
फर्स्ट डिसेंडेंट जाइगोट फिर क्या होगा, वो डिवाइड करते जाएगा, जाइगोट में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आएगी, वो एम्ब्रियो बनता जाएगा, फिर एम्ब्रियो के बाद ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखता है ताकि एक पूरा प्लांट बन जाए। ठीक है, तो हमने एम्ब्रियोजेनेसिस भी पढ़ा था प्लांट का एंड एनिमल का, आपको याद होगा। ठीक है, तो आप सबको क्या पता होना चाहिए, सारे प्लांट्स बेटा जाइगोट से निकले हैं, जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है समझो। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा, पहले माइटोसिस करेगा, फिर सारी एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा, फिर आगे जाके पूरा प्लांट बनाता है। ठीक है, तो जाइगोट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ओके, थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन पूरा प्लांट बना देता है, फिर इवेंचुअली वो क्या हो जाएगा, मर भी जाएगा। ठीक है, तो आपको ये एक बात याद रखनी है बेटा, जो हम लोग यहाँ पे ग्रोथ का नाम दे रहे हैं ना, ग्रोथ, तो आपने 11th की क्लास के टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा बेटा, लिविंग वर्ल्ड। ओके, लिविंग वर्ल्ड बोल के एक चैप्टर है 11th की क्लास में, फर्स्ट चैप्टर, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा ग्रोथ इज इंक्लूसिवली म्यूचुअल टू द रिप्रोडक्शन। मतलब अब यूनिसेलुलर सेल की बात करते हो ना, तो ग्रोथ होना का मतलब क्या है, थोड़ा साइटोप्लाज्म बढ़ा, साइटोप्लाज्म क्यों बढ़ा, ताकि वो डिवाइड कर सके माइटोसिस की तरह, एंड वो इवेंचुअली क्या करेगा, रिप्रोडक्शन भी कर जाएगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर सेल्स में ग्रोथ इज ऑलवेज इंक्लूसिवली म्यूचुअल टू द रिप्रोडक्शन, बट मल्टीसेलुलर में आप ऐसा नहीं कह सकते। आप मल्टीसेलुलर में ग्रोथ हो रही है तो हाँ भाई रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ऐसा तुम नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि प्लांट्स में देख लो बेटा, जब एक प्लांटलेट निकलता है ना, सैपलिंग जब निकलती है, तो वो क्या करेगा, पहले जुवेनाइल स्टेज में जाएगा, वेजिटेटिव स्टेट में जाएगा, उसके बाद वो आएगा रिप्रोडक्टिव स्टेज में। अगर प्लांट होगा तो उसमें फ्लावरिंग होगी, तब फ्लावरिंग होगी तो तब हमें पता चलेगा हाँ भाई फ्लावर अभी अडल्ट हो रहा है, अभी ये एडोलेसेंस में आ रहा है। जब एनिमल होगा तो प्यूबर्टी आती है। ठीक है, प्यूबिक हेयर निकलते हैं। ओके, एंड देन बॉयज हो तो चेस्ट में हेयर निकलते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है लड़कियों में, वॉइस डीपनिंग होती है, बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो आपको दिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड आता है, जहां पे रिप्रोडक्शन बहुत प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद सेनेसेंस आता है, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एजिंग। ओके, एजिंग होती है, फिर उसके बाद इवेंचुअली प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को मरना तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा लिखो, जो ग्रोथ है ना वो यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन को भी इंक्लूसिव है। ओके, दैट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव। बट जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आप देखो वेजिटेटिव फेज में सिर्फ ग्रोथ हो रहा है, वहां पे रिप्रोडक्शन थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो याद रखो। ओके, उसके अलावा आपकी लिविंग वर्ल्ड में ना और एक कहा गया है ग्रोथ को लेके, ट्विन कैरेक्टर्स। ओके, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ बोल के लिखा है, वहां पे क्या लिखा था आपने शायद भूल गए होंगे, मैं ये यहाँ पे बोल रही हूँ, बट पढ़ो जाके। ठीक है, तो वहां पे कहा था कि जब ग्रोथ होता है तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं एंड साइज ऑफ द सेल भी बढ़ता है। ठीक है, वो चीजें भी याद रखो। तो ग्रोथ होना इज अ डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। एंड आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कह रहे हो तो हाँ भाई ग्रोथ क्या हो रहा है, एक सेल से कई सारे सेल बन रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, हाँ ग्रोथ इज प्रोमिनेंट। बट आप वही इनविजिबल चीजों की बात कर, मतलब इनविजिबल नहीं, नॉन लिविंग चीजों की जब आप बात करते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे सैंड डून्स। ओके, अब आप एक रेगिस्तान में चले गए, रेगिस्तान में यहाँ पे मिट्टी थी, अब इस डायरेक्शन में हवाई, मतलब यहाँ पे एक मिट्टी का पहाड़ था, तो इस डायरेक्शन से हवाई तो क्या हो गया, सारा यहाँ की रेत यहाँ पे चली गई। ठीक है, अब यहाँ से हवाई तो यहाँ की रेत यहाँ पे आ गई, तो ये नॉन लिविंग चीज है। कोई पहाड़ टूट रहा है, कोई पहाड़ बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं अक्रिएशन। ओके, ACCRE, ये TION, अक्रिएशन कहते हैं इसको। बट ये ग्रोथ नहीं होती, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं होती, बट लिविंग में ग्रोथ होती है, प्रोमिनेंट है, टाइम के साथ हमको पता चलता है। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे मैम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ भी आप ये कैसे कहोगे, बेटा टाइम के साथ ग्रोथ का पता चल जाता है। ठीक है, चलो तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ क्या है। ओके, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और पार्ट और एनी इंडिविजुअल। ओके, ग्रोथ किसको कहते हैं बेटा, ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होता है। अगर वो रिवर्सिबल है तो वो नॉन लिविंग के केस में है, मैंने बताया ना सैंड डून, कभी यहाँ पे रेत की पहाड़ है, कभी यहाँ पे रेत की पहाड़ है, वो नॉन लिविंग में हो रहा है, बट लिविंग में ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, कोई भी आपका ग्रोथ हो गया, समझ लो तुम 2 फुट के थे अभी 4 फुट के हो गया, तुम ऐसा नहीं कह सकते मैं वापस 2 फुट के चलिए जाऊंगा, इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है, कोई ऑर्गन बढ़ गया तो बढ़ गया, उसका आप वापस छोटा नहीं कर सकते। ठीक है,
तो अभी ग्रोथ इन्वॉल्व्स मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी। हमको पता है बेटा, हमारे बॉडी में कोई भी चीज हो रही हो, हमको एनर्जी की सख्त जरूरत है। चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप सांस ले रहे हो, सिंपली नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल कर रहे हो फिर भी सांस ले रहे हो, तो भी आपको एनर्जी की जरूरत है, एटीपी की जरूरत है। ठीक है, चलो देन एक मिनट बेटा, मैं थोड़ा बोल सॉरी, मैंने बताया ना मेरा थोड़ा वो थ्रोट का प्रॉब्लम है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, जितना भी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, पता नहीं ये वेदर के लिए हो रहा है किस लिए हो रहा है। चलो हाँ, तो अब देखो बेटा, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूस होता है थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टम। बेटा एक बात आप जान लो, एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट है मतलब अडल्टहुड तक एनिमल्स में ग्रोथ होती है फिर रुक जाती है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में ये डिटर्मिनेट ग्रोथ है, सॉरी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, मतलब ये जब तक मर नहीं जाता तब तक इसमें ग्रोथ आप देख सकते हो। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्लांट के हर एक ऑर्गन में ग्रोथ होता है, ये नहीं कह सकते तुम। ठीक है, ओनली थोड़े जगहों पे ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, वैसे जगहों पे एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल्स होता है, उसको हम कहते हैं मेरिस्टम। व्हाट आर मेरिस्टम? Meristematic cells are those cells who have the capacity to divide and self perpetuate। मतलब उनको, उनके अंदर कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक है, तो उन सेल्स को बेटा हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, चलो, तो अब क्या होगा, द ग्रोथ व्हेन न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द, अच्छा तो यहाँ पे आपको देखना होगा प्लांट्स हमेशा ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, एनिमल्स ना डिटर्मिनेट है एंड क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहला सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हर टाइम पे ग्रोथ नहीं होती रहती है, अडल्टहुड में जाके बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, प्लांट्स में जब तक वो मर नहीं जाते तब तक वहां पे कुछ ना कुछ एरियाज में आपको न्यू सेल्स आपको ग्रो होना दिखते हैं। ओके, दे विल बी प्रोमिनेंटली विजिबल। ओके, तो यहाँ पे देखो, ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से ग्रोथ आपको दिखता रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट का मतलब आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक ओपन, ओपन मतलब हमेशा न्यू सेल्स बनते रहेंगे ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके अलावा आपको याद रखना है कि दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, फिर दे आर इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट के अलावा तुम एक और पॉइंट ऐड कर लो यहाँ पे, जो इनडिटर्मिनेट में ग्रोथ होता है ना वो लोकलाइज्ड होता है। उनके लोकलाइज्ड मतलब सिर्फ शूट सिस्टम में ग्रो हो रहा है या फिर सिर्फ रूट सिस्टम में ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट में ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। जहां पे मेरिस्टम है सिर्फ वहां पे, तो इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन तुम याद रखो, यहाँ पे प्लांट डिफरेंशिएशन भी ओपन है। ओके, जब तक प्लांट मरने जाता तब तक इसमें प्लांट डिफरेंशिएशन भी ओपन है। डिफरेंशिएशन क्या है? ओके बेटा, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, अब इसके पास एबिलिटी है डिवाइड करने की। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इस एबिलिटी ऑफ डिवीजन को रोकेगा। आपने कल ही सेल साइकिल पढ़ा था, अगर कोई भी सेल इंटरफेस में, जैसे G1 फेज से, अब उसको क्या करना है, उसको डिवाइड नहीं करना, उसको बस मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना है, तो उस केस में वो कौन से स्टेज में चले जाता है, क्विसेंट स्टेज में चले जाता है, जिसको G0 स्टेज कहते हैं। तो अभी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, जब इसको बनना है डिफरेंशिएट करके एक परमानेंट सेल, तब ये G0 सेल के थ्रू ही जाएगा। वो सेल जो है ना वो G0 सेल के थ्रू ही जाता है। अब ये बन गया परमानेंट सेल। ओके, परमानेंट सेल हो सकता है आइदर सिंपल परमानेंट या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट। आपको मैं प्लांट्स में बताती हूँ, सिंपल परमानेंट सेल्स में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल्स में आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो अब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, okay, मेरिस्टेमेटिक सेल into a permanent cell, okay, into a permanent cell by losing its ability to divide। मेरिस्टेमेटिक सेल उसकी डिवाइड करने की एबिलिटी को खत्म करके एक परमानेंट सेल बनता है, और ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल बनना। चलो, ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं,
तो अब हमारा जो प्लांट का ग्रोथ होता है ना प्लांट में, तो दो टाइप के ग्रोथ देख सकते हैं। ये सिर्फ प्लांट्स के लिए ही है, एक्सक्लूसिवली टू प्लांट्स। आप ऐसे नहीं कर सकते एनिमल्स में भी मैम सेकेंडरी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ होगी, नहीं। अब एनिमल्स में क्या होता है, एक नॉर्मल ग्रोथ रहता है, प्यूबर्टी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ओके, एडोलेसेंस में आके कुछ चेंजेस आ जाते हैं मेच्योरेशन के टाइम पे। बट आप उस चेंजेस को ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भाई इस बंदे में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, नहीं, एनिमल्स में नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स में होता है, ठीक है। चलो, तो प्राइमरी ग्रोथ क्या है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ है, अब आपके पास सीड है, सीड को आपने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद इम्बिबिशन हुआ। इम्बिबिशन मतलब तुम वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अगर चैप्टर पढ़े होगे तो आपको पता होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं सीड कोट को, इट इवेंचुअली लीड्स टू द स्वेलिंग ऑफ सीड। अब सीड स्वेल करेगा, वाटर आएगा, मॉइस्चर आएगा, तो जर्मिनेट होके प्लूम्यूल एंड रेडिकल बनेगा। अब ये प्लूम्यूल रेडिकल बनेगा कोलियोप्टाइल, ओके, तो कोलियोप्टाइल से आपको क्या मिलेगा? पूरा शूट सिस्टम मिलेगा। अब रेडिकल से आपको मिलेगा कोलियोराइजा, तो कोलियोराइजा से आपको पूरा रूट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे आपको रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम है, जो पूरा का पूरा एक प्लांट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसको हम कहते हैं बेटा प्राइमरी ग्रोथ। अब यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टम को REM भी कहते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम को SEM भी कहते हैं। आपकी NCERT ने नहीं दिया, बट नीट में पूछ सकता है, ठीक है। आपको याद रखना होता है। आप बोलोगे कि रैम क्या है, आप चले जाओगे फिर वो मेमोरी वाले रैम में, नहीं, रैम रोम वो अलग है भाई, वो कंप्यूटर की भाषा अलग है। बट बायोलॉजी का रैम मतलब रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम को सैम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, चलो। तो अब ये प्राइमरी ग्रोथ है, जहां पे प्लांट्स एलोंगेट होंगे, बड़े होंगे, ग्रो करेंगे। फिर सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टम। बेटा मेरिस्टम में तीन टाइप के मेरिस्टम्स होते हैं, ठीक है। जब हम मेरिस्टम की बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स। एक होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है लैटरल मेरिस्टम, तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। ओके, एपिकल मेरिस्टम हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द हाइट या फिर लेंथ। प्लांट का लेंथ ग्रो करने में या हाइट ग्रो करने में हेल्प करता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम शूट अपाइसस एंड रूट अपाइसस में होता है। लैटरल मेरिस्टम हेल्प करता है गर्थ को बढ़ाने के लिए, प्लांट को मोटा करने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टम। अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लैटरल मेरिस्टम जो है ना, वो हेल्प करता है फॉर द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ प्लांट, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम ये मतलब समझ लो ये पूरी जिंदगी भर एक्टिव रहता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम पूरी जिंदगी भर एक्टिव रहता है। जिसे तुम समझ लो शुगर केन है, शुगर केन में नोड्स के बीच में जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है ना, तो नोड्स मतलब जो घांटी होती है ना बेटा, आप शुगर केन देखे होगे, गन्ना, ठीक है, तो वो नोड्स के बीच में जो इंटरनोड होता है ना, वो जो इंटरनोड की लंबाई है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम बढ़ाता है। अगर मैं नॉर्मल प्लांट्स की बात करूं तो ये बोथ हाइट एंड गर्थ में हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ बेटा सिर्फ डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में देखने मिलता है, ठीक है। तो ये आपको लैटरल मेरिस्टम से देखने को मिलेगा। इसके अलावा वैस्कुलर केम्बियम एंड कॉर्क केम्बियम में आपको दिखेगा। बेटा आपको मैंने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं किया है, वो चैप्टर में मैं करवाऊंगी, तब आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो तब आपको मैं बताऊंगी जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे पूरे एक शूट का या फिर एक स्टेम का, ओके। तो स्टेम में क्या होता है बेटा, पहले एपिडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस, फिर उसके अंदर वैस्कुलर बंडल, बीच में होता है पित्त, ठीक है, बीच में होता है पित्त। अब वैस्कुलर बंडल्स जहां पे अरेंज होते हैं ना, वहां पे अगर वैस्कुलर बंडल्स ओपन है, मतलब केम्बियम प्रेजेंट है उनके पास, तो वहां पे वो एक रिंग फॉर्मेशन बनाते हैं, उसको कहते हैं केम्बियम, वैस्कुलर केम्बियम, ठीक है। अब ये वैस्कुलर केम्बियम क्या करेगा, डिवाइड करेगा सेल्स बोथ आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। जो बाहर सेल देगा उसको फ्लोएम कहते हैं, और वो फ्लोएम होता है सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। जो अंदर सेल्स बनते हैं उसको जाइलम कहते हैं, वो सेकेंडरी जाइलम होते हैं। अब क्यों इनको सेकेंडरी का नाम दिया है, क्योंकि ये वैस्कुलर केम्बियम से बने हैं। जो पहले ही बन गए थे प्राइमरी ग्रोथ से, जो पहले ही वैस्कुलर बंडल्स बने थे, वो प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम कहलाते हैं, ठीक है। जो कॉर्क केम्बियम है ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है, ओके। कॉर्टेक्स रीजन में कुछ सेल्स, ओके, दे ऑब्टेन द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब वो परमानेंट सेल्स थे, लेकिन उन्होंने डिवाइड करने की एबिलिटी रिटेन कर ली, रिटेन करके उन्होंने भी बोथ आउटसाइड एंड
इनसाइड सेल्स को डिवाइड किया, वहां पे कॉर्क बना, फेलोजन, फेलोडम, वो सारी बन के आपको बार्क बनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, अब ये सिर्फ प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक है बेटा, आप एनिमल्स में नहीं कह सकते। ठीक है, चलो, अब ग्रोथ इज मेजरेबल, डेफिनेटली ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमको ग्रोथ कैसे मेजर कर सकते हैं बेटा, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म तो होता है। अब जब हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रहा है तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो आप ये कैसे मेजर करोगे? ओके, ये मेजर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जिनके थ्रू आप मेजर कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरामीटर्स दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। ओके, अब की एनसीईआरटी ने ये पैरामीटर्स दिए हैं, इसको आप अंडरलाइन करके रख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब ग्रोथ के फेजेस भी होते हैं, तो ग्रोथ के कितने फेजेस हैं बेटा? 3 फेजेस होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक फेज, एलोंगेशन फेज एंड मैच्योरेशन फेज। अब मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, सीड है, वो सीडलिंग बन रहा है, सैपलिंग बन रहा है, फिर वो प्लूम्यूल और रेडिकल देगा, फिर वहां से प्लूम्यूल से शूट सिस्टम, रेडिकल से रूट सिस्टम। अब वहां पे जहां पे रेडिकल एंड प्लूम्यूल है, वहां पे आपको रूट अपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे, शूट अपेक्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे। तो वहां पे जहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हो रही है, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। अब मेरिस्टेमेटिक फेज के अलावा ओके, आप टिप से दूर जाते जाओ तो आपको एलोंगेशन फेज मिलेगा, वहां पे सेल्स है ना थोड़ा बड़े होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, थोड़ा मेच्योरिटी के करीब आते रहते हैं। ठीक है, तो वो बड़े होने लगते हैं। फिर आप और थोड़ा दूर जाओ रूट टिप के, तो आप और थोड़ा दूर जाने के बाद आपको मिलेगा मेचुरेशन फेज। ठीक है, तो इन सारे फेजेस के कुछ कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे एलोंगेशन फेज में क्या होगा, जो वैक्यूल्स है वो बढ़ जाएंगे, वैक्यूल्स का साइज बढ़ जाएगा, देन साइज ऑफ द सेल, ओके, यू नो साइज एंड न्यू सेल का डिपोजिशन, सेल वॉल का डिपोजिशन बढ़ेगा। मतलब बेटा सेल वॉल का डिपोजिशन मतलब क्या, वहां पे लिग्निन आ सकता है, पेक्टिन आ सकता है। ठीक है, तो सारी चीजों से डिपोजिशन होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अब जैसे मेरिस्टेमेटिक फेज में क्या हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो सेलुलोसिक चीजें वहां पे बढ़ रही हैं, तो ऐसे करके हर हर फेज में कुछ ना कुछ चीजें प्रोमिनेंट है। तुम ये एनसीईआरटी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको आंसर करना पड़ेगा। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन सा ईयर का है मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं डालना भूल गई, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन। तो यहाँ पे दिया है ए, बी, सी एंड डी। आपको अभी चूज करके बताना है विच डू यू थिंक इज अ करेक्ट आंसर। अभी आपका सीड था पानी में, सॉरी सॉइल में, पानी अब्सॉर्ब किया इसने, इसने प्लूम्यूलर रेडिकल बनाया। ठीक है, तो अब ये जो आप देख लो, जो नीचे निकल रहा है, ओके, आप मैं आपको बताती हूँ बेटा, जब आप सीड देखते हो ना तो ऐसे होता है, एक ऊपर जाता है और एक नीचे जाता है। जो नीचे वाला बहुत लंबा जाता है, ये ऊपर वाले को हम कहते हैं प्लूम्यूल, नीचे वाले को हम कहते हैं रेडिकल। अभी नीचे वाली डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली ये कौन सा होगा, ये होगा रेडिकल। ठीक है, ए होगा बेटा रेडिकल। ठीक है, अब तुम बी देख लो, अभी बी में क्या है, सीड्स है। ओके, सीड्स मतलब व्हाट, तो इसमें कॉटिलिडन्स होंगे, अगर डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन्स होंगे, अगर मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलिडन होगा। तो हमेशा बेटा आपने पढ़ा है सीड्स के बाहर एक सीड कोट होती है। ठीक है, तो ये सीड कोट है, ये एक्चुअली सीड है। अभी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये कॉटिलिडन है, ये सीड है, बट इसके बाहर वाला जो बी है ना, ये सीड कोट है। ओके, ये सीड कोट है। अब यहाँ पे देख लो तुम, सी क्या है, सी बता रहा है कि ये एंग शूट है, दैट इज आप इसको शूट एपिकल मेरिस्टम भी बोल सकते हो या फिर एपिकोटाइल भी बोल सकते हो। ओके, शूट एपिकल मेरिस्टम का बेटा दूसरा नाम है एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल, एपी मतलब बाहर, हमेशा याद रखो, एपी मतलब बाहर, हाइपो मतलब अंदर, तो इसके 2 मतलब भी होते हैं। ओके, एपी बाहर, हाइपो अंदर। ठीक है, तो एपी बाहर है यहाँ पे। अब देखो ये डी जो है ना, ये हाइपोकोटाइल है, क्यों, क्योंकि रूट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आंसर है बेटा डी। ओके, ए रेडिकल हो गया, बी सीड कोट, एपिकोटाइल शूट की तरफ, रूट की तरफ हाइपोकोटाइल। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट है इसमें? एनीबॉडी? नो?
चलो ठीक है। तो अब बेटा हम पढ़ते हैं, इस यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो व्हाट इज ग्रोथ रेट? ओके, सो ग्रोथ रेट का मतलब है बेटा इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम। मैंने बताया ना, आपको ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है पता करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे ड्राई वेट, वो वेट, ये वेट, वो तो हो गया। उसके अलावा बेटा टाइम के साथ हमको ग्रोथ का पता चलता है। अब देखो, आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपके घर के पास रहती है, अब तुम रहते हो नवोदया में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिर्फ या तो दिवाली की छुट्टी में जाओगे या फिर समर हॉलीडेज में जाओगे। अब बाजू की तुम्हारी नेबर की फ्रेंड, ओके, जो नेबर फ्रेंड है, वो मोटी हो गई या दुबली हो गई या फिर लंबी हो गई, कैसे पता चलेगा? तुमको टाइम ना, तुम 6 महीने बाद आते हो, तुम 7 महीने बाद आते हो, तब तुमको पता चलेगा, अरे तुम तो पिछली दिवाली में बहुत दुबली थी, अब तो तुम कितना मोटी हो गई, है ना। सो लाइक दैट, तो टाइम के साथ ग्रोथ का पता चलता है, ठीक है। चलो, तो अब सबकी बॉडी में बेटा ग्रोथ रेट ना दो टाइप का होता है, एक अर्थमेटिक होता है, एक ज्योमेट्रिकल होता है, ठीक है। अर्थमेटिक क्या है? व्हाट इज अर्थमेटिक? बेटा अर्थमेटिक का मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ। अब देख लो, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ठीक है, देयर इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब ये क्या करेगा बेटा, ये डिवीजन करेगा। पेरेंट सेल है, ये माइटोटिकली डिवाइड होगा, ये दो डॉटर सेल्स बनाएगा। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये जो सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस कर रहा है, ये दो डॉटर सेल बनाता है। अब दो डॉटर सेल्स में बेटा एक डॉटर सेल बन गई परमानेंट सेल। ओके, अगर सिंपल परमानेंट है तो पैरेन्केमा, कोलनकेमा, स्क्लेरेन्केमा बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स है तो जाइलम या फिर फ्लोएम, ठीक है। तो दो डॉटर सेल्स में एक डॉटर सेल परमानेंट सेल बन गई, दूसरा अगेन मेरिस्टेमेटिक सेल ही रह गई, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक सेल परमानेंट सेल है, दूसरा मेरिस्टेमेटिक सेल है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है मतलब इसके पास डिवाइडिंग एबिलिटी है, ये फिर डिवाइड करेगी। अब ये डिवाइड करेगी तो अगेन एक डॉटर सेल बन जाएगी परमानेंट, दूसरी बन जाएगी फिर मेरिस्टेमेटिक। अब ये दूसरी वाली फिर डिवाइड करेगी, ये क्या बनाएगी, पहली वाली को परमानेंट, दूसरी वाली को फिर मेरिस्टेमेटिक। अब ये मेरिस्टेमेटिक फिर डिवाइड करेगी, तो ऐसे करते करते बनते रहता है। तो आपको क्या याद रखना है अर्थमेटिक में, अगर एक मदर सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना रहा है तो एक डॉटर सेल परमानेंट सेल बनता है बाय द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके परमानेंट सेल बनता है। दूसरा, ओके, दूसरा रहता है ना वो मेरिस्टेमेटिक ही रहता है, एंड दैट मेरिस्टेमेटिक कंटिन्यूज टू डिवाइड टू गिव द टू डॉटर सेल्स अगेन। तो ये बढ़ते रहता है और बनते रहता है। तो ये है बेटा अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ओके, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट, ठीक है। तो अब आप इसको एक प्लॉट में डालो, ओके, एक इसको ग्राफ में एक प्लॉट करो। तो आप कैसा प्लॉट कर सकते हो, ये हाइट ऑफ द प्लांट है ऑन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस में आपने टाइम ले लिया। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक लीनियर कर्व डाल सकते हो। लीनियर कर्व में आप यहाँ पे इनिशियल हाइट लिख लो, यहाँ पे फाइनल हाइट लिख लो कि फाइनल हाइट इज LT, इनिशियल हाइट इज, या फिर हाइट या फिर लेंथ कुछ भी ले सकते हो, इनिशियल लेंथ या फिर इनिशियल हाइट इज L0। तो अब आप इसको लीनियर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये कहलाता है अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। तो एक परमानेंट हो जाता है, दूसरा मेरिस्टेमेटिक में। कैसे परमानेंट होता है वो भी बताई थी आपको। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल में डिवाइडिंग एबिलिटी है तो वो G0 फेज में जाएगा, G0 फेज से वो परमानेंट बन जाता है। परमानेंट सेल बन रहा है तो उसका मतलब क्या है बेटा, नाउ इट इज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, ओके। ये अभी कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक सेल है, अब ये सेल टिश्यू बन रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स, फिर टिश्यू से वो ऑर्गन बनेगा। अब ऑर्गन बन रहा है, अगर ये किडनी का ऑर्गन है तो इसको प्यूरिफिकेशन का काम है, अगर वो टिश्यू हार्ट है तो वो फिर वो पंपिंग करेगा, फिल्टर करेगा ब्लड को। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, तो एक हो गया अर्थमेटिक। अब इस अर्थमेटिक को आप मैथमेटिकली लिखोगे, एक्सप्रेस करोगे तो कैसे करोगे, LT इज द फाइनल, ओके, फाइनल हाइट या फिर फाइनल लेंथ ऑफ द प्लांट, ओके, इज इक्वल टू इनिशियल हाइट, ओके। इनिशियल हाइट को आपने L0 लिख दिया प्लस RT, ओके। टाइम क्या है बेटा, T इज द टाइम, हमको सबको पता है यूनिट टाइम, R इज द ग्रोथ रेट, ओके। ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम को आपने RT लिख दिया। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर द अर्थमेटिक ग्रोथ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि तुम अर्थमेटिक ग्रोथ को कैसे मैथमेटिकली लिखोगे, या फिर अर्थमेटिक ग्रोथ का कर्व कैसे रहता है, लीनियर रहेगा, सिग्मोइड रहेगा, पैराबोला रहेगा, हाइपरबोला रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है।
तो इसमें तुम थोड़ा ध्यान दो। दूसरा टाइप का ग्रोथ रेट है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो एक सेल मेरिस्टेमेटिक दूसरा परमानेंट बन रहा था ना अर्थमेटिक में, यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा माइटोसिस होगा। जैसे एक सेल है यहाँ पे, अभी डिवाइड करेगा, दो डॉटर सेल बनाएगा, अब ये डॉटर सेल फिर दो डॉटर सेल्स बनाएगा, फिर मतलब एक नॉर्मल जो होता है ना डिवीजन, ओके, एकदम कंटिन्यूअस डिवीजन, तो ये ऐसा डिवीजन दिखाता है। ओके, ये इसको कहते हैं एक्चुअल माइटोसिस का डिवीजन, कि फिर ये कंटिन्यू करेगा ऐसे 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 करते करते। ठीक है, दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हियर बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब दोनों के पास डिवाइडिंग एबिलिटी होती है, दोनों डॉटर सेल्स कंटिन्यू करते हैं डिवाइड करने को। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ कैसे होती है, मतलब इनिशियली तो ये स्लो होती है बेटा, ग्रोथ ना यहाँ पे इनिशियली स्लो होती है। जब आप इसको एक ग्राफ में प्लॉट करना चाहोगे तो आप कैसे प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस में टाइम ले लोगे, वाई एक्सिस में बेटा साइज ऑफ द ऑर्गन ले लो। ठीक है, अब आपको ग्रोथ डिटर्मिनेट करना है, मतलब ग्रोथ का तुम यहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हो, तो कैसे करोगे, तो फर्स्ट मैंने बोला पहले यहाँ पे ग्रोथ स्लो होती है, स्लो मतलब लैगिंग। ओके, थोड़ा ये स्लो जाती है, लैग करता है फेज, उसको हम कहते हैं स्लो फेज या फिर लैग फेज। अब ये करने के बाद आपको पता है, ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिशन अच्छा खासा है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा, अब कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। आप कोई भी ले लो बेटा, चाहिए तो चलो सिस्टम के अंदर की बात हो रही है, अब ये जो मैं बता रही हूँ ना ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, ये तो प्लांट के अंदर हो रहा है, हम एनिमल्स के अंदर भी होगा। ओके, तो ये हो रहा है एक नॉर्मल अंदर। अब मैं दूसरा अगर इन विट्रो की भी बात करूं, मतलब बाहर एक एक पेट्री प्लेट में भी मैं बात करूं, तो क्या होता है, पेट्री प्लेट में एक मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, इसमें न्यूट्रिशन है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, एक बैक्टीरिया का सैंपल डाल दिया, अब ये बैक्टीरिया थोड़ा टाइम लेगा ना, वो आजू बाजू देखेगा, हाँ भाई अभी मेरे पास एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसमें से मैं न्यूट्रिशन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ये न्यूट्रिशन ड्रॉ करके ये मल्टीप्लाई करेगा, तो पहले बनेगा लैग फेज, बाद न्यूट्रिशन इसके पास है पता चलने के बाद एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, एकदम ये ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो इस एक्सपोनेंशियल फेज को हम लोग लॉग फेज भी कहते हैं। ओके, लॉग फेज भी कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज को। उसके बाद ये क्या करेगा, जितना न्यूट्रिशन है सारा यूटिलाइज कर लेगा, एट द एंड ऑफ द टाइम क्या करेगा, अब इसके पास न्यूट्रिशन ही नहीं बचेगा, अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया का ग्रोथ एकदम थाउजेंड्स की तादाद में मल्टीप्लाई हुआ था वो भी रुक जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पे बन जाता है स्टेशनरी फेज। अब ये मैंने आपको कंपेयर करके बताया, सॉरी, कंपेयर करके बताया कि ये बाहर कैसे होता है, अब ये इन विट्रो कंडीशन है तो ये बाहर ऐसे होता है। अब लिविंग कंडीशन में भी हो सकता है, ठीक है, लिविंग कंडीशन में तो हमेशा न्यूट्रिशन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, थोड़ा लैग फेज होता है, फिर एकदम से ग्रोथ होता है, ग्रोथ होने के बाद अभी ये बॉडी इंडिकेट करेगी, हाँ भाई तूने अभी इनफ ग्रो कर लिया, अभी तू रुक जा, तब वो स्टेशनरी फेज में आ जाता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में यूजुअली जब आप ग्रोथ देखते हो हर सेल में, हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, तो वो होता है बेटा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब आप पूछोगे मतलब हमारी बॉडी, मतलब मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि प्लांट्स की बात हो रही है तो हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स में हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में, हर सेल में ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। अब आप मुझे पूछोगे मैम अर्थमेटिक ग्रोथ कब होगी, वो सिर्फ होती है बेटा रूट अपेक्स में एंड फिर शूट अपेक्स में, मतलब शूट का जो एपिकल रीजन है जहाँ पे एलोंगेशन होता है वहां पे आपको देखने को मिलेगा अर्थमेटिक। बाकी सारे जगहों पे, जितने भी जगह पे माइटोसिस होता है वहां पे आपको ज्योमेट्रिक ग्रोथ ही दिखता है प्लांट में। ठीक है, तो अब ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ कर्व है, ये सिग्मोइड है या फिर आप एस शेप्ड कर्व भी कह सकते हो इसको। ठीक है, अब आप इसका ना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डालो तो आपको कैसा मिलेगा वो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया ना, सिग्मोइडिक कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब अब नेचुरल एनवायरनमेंट में नॉर्मली ग्रोथ हो रहा है तो वो क्या टाइप का ग्रोथ होगा, वो होगा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पता नहीं कोई तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं भी पढ़ रही थी ना, तो पूछा गया है ये क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो है वो हुआ है नॉर्मली, मतलब जो नॉर्मल सिग्मोइड कर्व है वो नॉर्मल कंडीशंस में होता है प्लांट्स के। ठीक है, चलो अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा है, यहाँ पे W1 इंडिकेट्स फाइनल साइज, ओके, फाइनल साइज, W0 इंडिकेट्स द इनिशियल साइज। अब ये लिखा है बेटा इसने E, आपको पता है ना, आप लोग तो फिजिक्स में फेमस हो, आपने लॉगरिदम अच्छे से पढ़ा है, लॉग बुक देख के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, आपको पता है, तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम के ऊपर ये फॉर्मूला बनाया है इसने RT।
ओके सेम RT मतलब वही अगेन, ओके ग्रोथ रेट, फिर T मीन्स टाइम, ओके ग्रोथ का जितना ग्रोथ करने के लिए जितना टाइम लिया है वो। अब आपकी एनसीईआरटी ने इस R को एक दूसरी ही पहचान दी है, R को इसने कहा है ग्रोथ रेट या फिर एफिशिएंसी इंडेक्स। ओके ये इंपॉर्टेंट है, R को इसने एफिशिएंसी इंडेक्स कहा है, वो मैं आगे जाके बताऊंगी, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं। ओके क्योंकि बोर हो जाएगा, पूरा थियोरेटिक हो रहा है, तुम फिर नींद मारोगे। इन अर्थमेटिक ग्रोथ रेट द लेंथ ऑफ ऑर्गन is plotted against time. The nature of growth curve will be. Arithmetic growth rate की बात हो रही है, बताओ बताओ। ओके एक ने आंसर दिया है, क्या ये आंसर सही है अब सब लोगों के हिसाब से? बताइए। ओके सो माहीपाल ने भी जवाब दिया है, दैट्स करेक्ट। ठीक है चलो, सही जवाब है लीनियर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, एक सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिटेन करके रखता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर गिवन बिलो shows a graph drawn on the parameter of growth versus time. Identify ABC marked in the given graph. ओके तो ABC यहाँ पे मार्क किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो B बेटा, B क्या है? B है लैग फेज, C है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज, A इज अ स्टेशनरी फेज। तो अब तुम देखो कौन सा ऑप्शन है। A इज स्टेशनरी फेज, अच्छा तो इनको हटा दो। A is stationary phase, B is lag phase, C is log phase. ठीक है तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। समझ में आया क्या? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने ही आंसर कर दिया इसको। क्लियर बेटा? देख लो तुम, लैग फेज से स्टार्ट होता है, स्लो ग्रोथ होता है, फिर एकदम एक्सपोनेंशियल फास्ट ग्रोथ होता है, फिर थोड़ी टाइम के बाद जब उसको स्टॉप करना पड़ता है ग्रोथ को, क्योंकि उसको पता चल गया हाँ भाई मैंने एनएफ नंबर ऑफ एनएफ नंबर ऑफ सेल्स को डिवाइड कर लिया है, इतना काफी है जो कुछ भी फंक्शन है वो होने के लिए, अभी ग्रोथ को रोक देंगे। तो कोई एक स्टेज के बाद थोड़ा बहुत ग्रोथ रुक जाता है, उसको हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ठीक है तो ये हो गए चीजें। अब ये स्टेशनरी फेज, बी लैग फेज, सी लॉग फेज। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ग्राफ ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ? ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ईयर्स हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके कोई टाइम पास नहीं चल रहा है यहाँ पे, आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ग्राफ ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ? ए बी, ये बी का एक्चुअली यहाँ पे नीचे आ गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिखा है। सी डी, लीनियर ग्रोथ होता है अर्थमेटिक ग्रोथ का, मैंने बताया था। तो कौन सा है? आपने खुद ने आंसर किया, पवन ने, माहीपाल ने आंसर किया था। विच डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? सो रहे हो क्या आप सब लोग? अरे आंसर करो ना कुछ भी। जेएनवी भावनगर, आस्था, कृष्णा, रुचि, माहीपाल, पवन, जयदीप। समझ आया या नहीं समझ आया बेटा आपको? चलो एक तो आंसर मिला, थैंक यू पवन। बी है बेटा इसका आंसर, लीनियर ग्रोथ। तुम लीनियर देखो, लीनियर है। अब ये देखो, ये तो ऐसा कुछ जिगजैग बना है, ये बिल्कुल हमारा लीनियर कर्व नहीं हो सकता। बी हमारा लीनियर है, ये सही है। सी कैसा है ये पता नहीं, ऐसा कुछ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये बिल्कुल नहीं। ये भी ऐसा है, ये नहीं होगा। ठीक है तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है अब चलो, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। The graph given below shows a geometric growth rate. ओके यहाँ पे जो ग्राफ है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट बता रही है। ठीक है अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव ग्राफ इज इनकरेक्ट? ओके इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। ओके सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है सिग्मॉइड ग्राफ के हिसाब से। द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो, thereafter exponential phase and then stationary phase. हाँ
इनिशियल ग्रोथ स्लो है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज आता है, फिर स्टेशनरी फेज। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, बट हमको ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो। सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने बताया था ना आपको, नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करने वाला कर्व जो है वो सिग्मोइड कर्व है, दैट इज ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ओके, विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई प्लांट ग्रोथ रेट इंक्रीजेस रैपिडली लीडिंग टू द एक्सपोनेंशियल फेज। अरे भाई, कौन कौन है भाई इन्हें, आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? ये लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई में ये बोल रहा है कि एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ जाएगा। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट कह रहा है ना। अगर न्यूट्रिएंट की लिमिट बहुत ज्यादा है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी इतनी खास नहीं होती। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा आंसर है। लास्ट स्टेटमेंट में देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ इज टिपिकल फॉर ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड कृष्णा पार्मर। ओके, तो अभी जब हमने ग्रोथ रेट को पढ़ लिया, ग्राफ ग्रोथ रेट का पढ़ लिया हमने, अब हमने देखा है यहाँ पे एफिशिएंसी इंडेक्स आता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंडेक्स को भी आप देख लो। व्हाट इज एफिशिएंसी इंडेक्स? आर, जिसको हम लोग ग्रोथ रेट कहते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट मटेरियल। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। तो अब क्वांटिटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ कैन ऑल्सो बी मेड इन टू वेज। बेटा यहाँ पे दो वेज होती हैं जिनसे हम लोग ना क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रोथ का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक है टर्मिनोलॉजी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा टर्मिनोलॉजी है रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब ना बेटा तुम ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन मत पढ़ो, यहाँ पे एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ये भी मत पढ़ो। अभी मैं जो डिक्टेट कर रही हूँ उसको लिखो, क्योंकि तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एनसीईआरटी ने एकदम बकवास स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, लिखो, समझ में आने के लिए लिखो। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के आगे तुम क्या लिखोगे? इट इज टोटल ग्रोथ। एब्सोल्यूट के आगे इट इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में टोटल ग्रोथ हो रहा है। ओके, इट इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ओके, अब तुम रिलेटिव ग्रोथ रेट लिखो। ओके, रिलेटिव ग्रोथ रेट लिखो। ठीक है, इट इज rate of growth with respect to initial size, देखो बेटा, with respect to initial size लिख लिया। the rate of growth with respect to initial size। ठीक है, अब देखो तुम एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का क्या, अरे किधर गया, हाँ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का क्या मतलब हो सकता है बेटा? वर्ड बता रहे हैं आपको, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मींस परफेक्ट। ओके, मतलब एब्सोल्यूट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ आगे पीछे नहीं, एक पर्टिकुलर। अब मैंने आपको नंबर दिया, ओके, नंबर दिया मैंने 5, तो 5 इज एब्सोल्यूट नंबर। अभी मैं आपको दूंगी लगभग 3 से 6। ओके, ये लगभग 3 से 6 ना कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता। 5 एब्सोल्यूट, लगभग नहीं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट किसको कहते हैं? अभी जो यहाँ पे 5 है ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, चलो। रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है बेटा? यहाँ पे ना हम लोग कंपैरेटिव ग्रोथ रेट कर रहे हैं, रिलेट करके पढ़ रहे हैं। ओके, जैसे इनिशियल साइज इसका इतना था, अब फाइनल साइज इतना हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव या फिर कंपैरेटिव स्टडी करना। ओके, इनिशियल पैरामीटर के साथ, पहले ऐसा था अब बड़ा होके ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब आपकी एनसीईआरटी ने ना इसको समझाने के लिए दो चीजें कर, दो डायग्राम्स दी हैं। ओके, एक ये डायग्राम है, एक बी डायग्राम है। ओके, अब ए बी दोनों में देखोगे तो कितना डिफरेंस है। अब इनिशियली तुम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 50 5 है, तो दोनों में 5 स्क्वायर सेंटीमीटर का फर्क है। तो ये 5 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है? ये बेटा एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आप दोनों में देख के कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। तो दोनों में कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एब्सोल्यूट नंबर है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि हाँ भाई 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ग्रोथ हुआ है। बट
रिलेटिव ग्रोथ क्या कह सकते हैं हम लोग? अब देखो, अब ये में तुम आ जाओ, अब इनिशियली कितना था, इनिशियली साइज लीफ का ये है, अब फाइनल साइज ये है, जो डॉटेड लाइन है ना, ये फाइनल साइज है। तो अब आप देख सकते हो ये हैज इंक्रीज्ड इट्स सरफेस एरिया ओवर 100%, मतलब 100% से भी ज्यादा इसने अपने साइज को बढ़ाया है। ठीक है, 100% से भी ज्यादा इसने अपने साइज को बढ़ाया है। एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब तुम बी में आ जाओ रिलेटिव ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए। अब देखो ये इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो अब यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, सिर्फ 10% का रिलेटिव ग्रोथ हुआ है इनिशियल साइज के हिसाब से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो ये में क्या हो रहा है, 100% इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। आप लिख सकते हो ये इनिशियल से फाइनल का रिलेटिव ग्रोथ रेट है, वो हो रहा है 100%, 100% से भी ज्यादा ग्रोथ रेट। अब बी में क्या हो रहा है, तुम देखो 100% तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर 100% होता तो इस इनिशियल लीफ का डबल होता, जैसे यहाँ पे है ना, तो ऐसा डबल होता है। ये बस थोड़ा ही ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखो इनिशियल से सिर्फ 10% ही हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल ग्रोथ को, इनिशियल ग्रोथ के पैरामीटर को रिलेशन में लेके, कंपैरिजन में लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना आप याद रखो बेटा, इतना ही, इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, आई होप दिस इज क्लियर। अब कंडीशंस कुछ जरूरी है ग्रोथ के लिए, वो क्या क्या है? पानी, बेटा पानी बहुत जरूरी है। आपको पता है प्लांट ना 99% पानी का बना है। ओके, पानी होगा तो सेल्स फूलेंगे, फूलेंगे मतलब टर्जिड होंगे। बेटा आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ा होगा लास्ट ईयर। तो टर्जिड का क्या मतलब होता है? अब देखो एक स्टोमेटा है, अब स्टोमेटा में होते हैं गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स अगर टर्जिड है तो ये ऐसे होंगे, ओके, स्वोलन होंगे, टर्जिड होंगे, खुले होंगे। अगर ये फ्लैसिड है, फ्लैसिड मतलब श्रंकन, तो ये कुछ ऐसे होंगे। तो अब क्या हो गया, स्टोमेटल अपर्चर क्लोज है, यहाँ पे स्टोमेटल अपर्चर ओपन है। टर्जिड मतलब अच्छा खासा पानी का अमाउंट है सेल्स के अंदर, इसके वजह से सेल्स फूल गया है। जब सेल्स फूला है तो स्टोमेटा ओपन हुआ है। बस एक एग्जांपल लिया मैंने स्टोमेटा का, बस। ठीक है, तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है एंड सारे मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज करने के लिए भी। ऑक्सीजन भी जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, एंड देन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बहुत जरूरी है ना। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो क्या होगा, इंड्यूस होगा। अगर ग्रोथ है तो वो अच्छे से अच्छा ग्रोथ करने के लिए कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर ग्रोथ ना एकदम एक्सट्रीम कम हो गए, फिर एक्सट्रीम ज्यादा हो गया, तो एक्सट्रीमिटीज के टाइम पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइट एंड ग्रेविटी भी चाहिए, बिल्कुल। लाइट तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए चाहिए, ग्रोथ के सारे स्टेजेस में चाहिए, फेजेस में चाहिए। ग्रेविटी भी चाहिए, क्योंकि बेटा आप देखो प्लूम्यूल एंड रेडिकल जो है ना, वो ग्रेविटी के हिसाब से चलते हैं। अब जो प्लूम्यूल है वो एंटी ग्रेविटी में चलता है। प्लूम्यूल जो है शूट सिस्टम, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, तो आप क्या कह सकते हो, अगेंस्ट टू ग्रेविटी। अब जो रूट सिस्टम है वो जाता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए लाइट जितना जरूरी है उतना ग्रेविटी भी जरूरी है। ठीक है, चलो, तो ये थोड़े कंडीशंस हैं ग्रोथ के लिए। अब बेटा आपकी बुक ने कुछ दिया है टर्मिनोलॉजीज, 3 टर्मिनोलॉजीज दिए हैं। ओके, तो पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा डी डिफरेंशिएशन, तीसरा रीडिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होके परमानेंट सेल बना, मैंने ऐसा कुछ कहा था आपको, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन कहा था। अब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल इज दैट सेल हु हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। ओके, अब ये क्या करेगा, ये सेल G0 स्टेज में जाएगा, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा बट प्रोलिफरेट नहीं करेगा। तो अब इस G0 सेल को ही बेटा हम कहते हैं परमानेंट सेल। अब ये परमानेंट सेल ये कहाँ है और कौन सा सेल है उसके ऊपर इसका फंक्शन होता है। अगर ये परमानेंट सेल पैरेन्काइमा है तो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा, सेक्रीशन करेगा। अगर कोलन कैमा है परमानेंट सेल तो ये लीविंग रहेगा, मैकेनिकल सपोर्ट करेगा। अगर वो स्क्लीरन कैमा है तो फाइबर्स या स्क्लीरेट्स बनेगा, प्रोटोप्लास्ट उसका मर गया होगा, सिर्फ मैकेनिकल काम के लिए रहेगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक जब परमानेंट सेल बन रहा है तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल में किसको ले सकते हो, प्राइमरी जाइलम ले लो, ओके, प्राइमरी फ्लोएम ले लो। ठीक है, आप ले सकते हो दूसरे पूरे सेल्स,
ओके, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ट्रेकिड्स, सीव ट्यूब्स। ओके, ये सारी चीजें आप ले सकते हो। अब डी डिफरेंशिएशन क्या है? अब समझो परमानेंट सेल है कोई, अब ये परमानेंट सेल ड्यू टू सम कंडीशंस, कुछ ऐसे कंडीशंस आ गए जहां पे इसको जरूरी है कि ये अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिटेन करे। जैसे बेटा आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। अब ना आप एग्जाम लिखे, आप खुश हो गए, अब आप आपके मेस से जा रहे हो अपने डॉर्मेट्री को, ठीक है, अब आप क्या करोगे? कोई पत्ता दिखा, आपने उसको खींचा, तोड़ दिया। अब आपकी खुशी में बेचारा बलिदान किसकी हुई? कौन बलि चढ़ा? प्लांट बलि चढ़ा। अब ये प्लांट सोचेगा, अरे रे रे रे, मेरी तो एक डाली टूट गई, अब मैं क्या करूंगा? अब उस डाली को बढ़ाने के लिए, अब एक ब्रांच थी ना बेटा, ब्रांच टूट गई, अब उस ब्रांच को रीग्रो करने के लिए वहां के जो परमानेंट सेल्स हैं, दे अगेन रिटेन देयर ओके एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये परमानेंट सेल से ये वापस से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं कुछ केसेस में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वुंड हो गया ना, वहां पे मेरी एक ब्रांच गिर गई प्लांट की, तो प्लांट बोलेगा अरे वहां पे भी मुझे ग्रो करना है, तो अगेन मैं क्या करूंगा? जो परमानेंट सेल्स बने हैं उनको वापस मेरिस्टेमेटिक करूंगा। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे, एंड वहां पे भी आपको ग्रोथ दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल। अब ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे मैंने बताया ना आपको, कॉर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, तो वो जो कॉर कैम्बियम रिंग है, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग है, वो परमानेंट सेल्स से ही अटेन हुई उनके पास एबिलिटी टू डिवाइड, है ना? याद करो बेटा, वो नॉर्मल मेडुलरी रेस थे, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ना मेडुलरी रेस होते हैं, तो उन मेडुलरी रेस के कुछ पैरेन्काइमा सेल्स ने दे रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड। मैंने कहा था, आपको नहीं पढ़ाया है, जिन दूसरे बच्चों को पढ़ाया है। तो वहां पे वो सेल्स भी परमानेंट सेल से मेरिस्टेमेटिक बन रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया डी डिफरेंशिएशन। अब क्या हो गया? अब ये परमानेंट सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक बने हैं, इनको मेरिस्टेमेटिक ही नहीं रह सकते, नहीं छोड़ सकते। अब इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को वापस हमको क्या करना है? परमानेंट सेल्स करना है। तो इसी मेरिस्टेमेटिक सेल को मैं यहाँ पे क्या करूंगी? इसको वापस से परमानेंट के लिए कन्वर्ट कर दूंगी। अब इस सेकेंडरी मेरिस्टम को, अब ये जो बना था ना दूसरी टाइम मेरिस्टम, इसको आप सेकेंडरी मेरिस्टम कह सकते हो। इस सेकेंडरी मेरिस्टम से आपने क्या किया? अगेन इसको डिफरेंशिएट करके परमानेंट सेल बनाया, तो इस पूरे प्रोसेस को आपने कह दिया रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन होने के बाद आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया सेकेंडरी जाइलम, आपको मिल गया सेकेंडरी फ्लोएम। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये प्रोसेस है। तो अब आप समझ गए होंगे, अब आप ये डेफिनेशंस पढ़ो, आपको क्लियरली दिमाग में घुस जाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच द मेरिस्टम सेल्स ओके डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। ओके, डिफरेंशिएट होते हैं, मेच्योर होते हैं, परमानेंट सेल्स बनते हैं ताकि वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है? उनकी सेल डिवीजन की कैपेसिटी गुम जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब डी डिफरेंशिएशन क्या है? अंडर सर्टेन कंडीशंस, जैसा आपने ढाली तोड़ दी, ओके, या फिर जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ का होना जरूरी है, तो अंडर सर्टेन कंडीशंस, अरे भाई टाइम हो गया ना, लीविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। तो जो डिफरेंशिएट होके थे सेल्स, उन्होंने अगेन डिवीजन की कैपेसिटी को वापस ले लिया, रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, तो इसको आपने कह दिया डी डिफरेंशिएशन। तो इसमें आपने बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। तो पैरेन्काइमा सेल्स थे, उनसे आपने कॉर्क कैम्बियम एंड पैरेन्काइमा सॉरी वैस्कुलर कैम्बियम बनाया, ठीक है। अब अगेन रीडिफरेंशिएशन, तो रीडिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है? जो सेल्स डी डिफरेंशिएट हुए थे, अब उनको वापस से परमानेंट सेल्स बनाना है। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेल बनेंगे तो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है? तो प्लांट ग्रोथ हमेशा ओपन होती है का मतलब यही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, तो डिफरेंशिएशन इज आल्सो ओपन बिकॉज टिश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी, ठीक है। आप एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या ले सकते हो? आप एग्जाम्पल में ले सकते हो बेटा, ओके, कोई भी रूट एपिकल मेरिस्टम ले लो, ओके, या फिर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है बेटा, सेल पोजिशन्ड अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम। ओके, रूट एपिकल मेरिस्टम से
थोड़ा दूर में जो सेल्स हैं वो हो सकते हैं रीडिफरेंशिएटेड, या फिर रूट कैप सेल्स हो गए, जो साइड्स में होंगे, पेरिफेरी में होंगे, उनको हमने एपिडर्मिस कहा। बेस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कहा ना सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, वो याद रखो, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा, याद रहेगा अच्छे से। ओके, ये कुछ डेवलपमेंट भी है यहाँ पे। बेटा डेवलपमेंट कैसा होता है, देखो मैंने आपको बताया ना, एक सीड है, सीड जर्मिनेट करेगा, ओके, प्लूमुलर रेडिकल बनाएगा, फिर एक सैपलिंग बनेगा, वो वेजिटेटिव स्टेज में जाएगा जिसको जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, फिर अडल्टहुड में जाएगा, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज रहेगा उसका, वहां पे बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा, फ्लावर बनेगा, फ्लावर होगा, फिर फ्लावर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करके फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वोव्यूल्स जो है वो सीड्स बनेंगे, वोवरी है वो फ्रूट बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो फ्रूट देखेगा देखेगा देखते देखते राइपन हो जाएगा, अगर तोड़ के हम खा गए तो खा लिए, वरना वो राइपन फ्रूट मिट्टी में गिरेगा, जो फ्रूट का फ्लैश है वो डिकम्पोज होके सीड है ना वो अगेन एक नया प्लांटलेट बनाएगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। अब ये रिप्रोडक्शन ऐसे चलता रहेगा, लेकिन कोई भी प्लांट ना एक एज के बाद, एक टाइम के बाद उसमें एजिंग होती जाती है, जिसको हम सेनेसेंस कहते हैं, एजिंग प्रोसेस को सेनेसेंस कहते हैं। तो उस सेनेसेंस के बाद एक टाइम आता है जहां पे प्लांट मर जाता है। ओके, बीच बीच में सेल डिविजन होते रहता है, क्यों? क्योंकि इनडिटर्मिनेट है ना प्लांट का ग्रोथ, ओपन है, मैंने बताया ओपन है, यहाँ पे न्यू न्यू सेल्स बनते रहते हैं, तो इसीलिए बीच बीच में सेल डिविजन होते रहता है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देख लो, एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, अभी मेरिस्टेमेटिक सेल मेच्योर सेल बन रहा है, तो पूरे प्रोसेस को हमने कह दिया था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या क्या हो रहा है, अब एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसका प्लाज्मा बढ़ रहा है, बेटा प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है ना सेल के अंदर वो बढ़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ बढ़ रहा है, ओके, उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा, वहां पे सेल्स का इलोंगेशन होगा, तो सारे आपने ग्रोथ के फेजेस देखे ना, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज, मेचुरेशन फेज, वो हो रहा है। तो होने के बाद आपका मेच्योर सेल बन जाता है। अब ये मेच्योर सेल क्या करेगा, बुढ़ापा होगा, सेनेसेंस होगा, एंड देन मर जाएगा। तो बीच बीच में कुछ सेल्स जो मेच्योर हुए हैं वो अगेन वापस से मेरिस्टेमेटिक बनेंगे, ओके, तो अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये सारा वही एक स्टेज बताया है, सीक्वेंस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स शायद कल कल करवाएंगे, ओके, कल करेंगे बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ना, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। तो क्या होता है ना बेटा, प्लांट्स ना रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस चीज को, उस एबिलिटी को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ओके, तो प्लास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू एनवायरमेंट, ठीक है। अब हेटेरोफिली क्या है, ओके, हेटेरोफिली मतलब फिली मीन्स लीफ, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, आपने पढ़ा होगा फिलोटैक्सी, ओके, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का आपने पढ़ा होगा, फिलोटैक्सी, फिलो मींस लीफ, हेटेरो मींस डिफरेंट। तो अब क्या होता है बेटा, जो प्लास्टिसिटी है उसको हमने कहा है यहाँ पे दो चीजों में पढ़ा है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आप देख सकते हो डेवलपमेंट में, मतलब बचपन में आप एक एग्जाम्पल ले लो, कोरिएंडर मतलब धनिया, मतलब धनिया जब बच्चा था तो उसका लीफ ऐसा था, धनिया जब अडल्ट हो गया तो उसका लीफ कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, धनिया की लाइफ में दो टाइप के लीफ हैं, एक बचपन में ऐसा था, बड़ा होने के बाद ऐसा, इसको कहते हैं हेटेरोफिली, ये डेवलपमेंटल स्टेज है, ओके, ग्रोथ का फेज है। बट एक होता है एनवायरमेंट के हिसाब से, अब समझ लो एक्वाटिक में ये ऐसा है कुछ, ओके, एक्वाटिक लीफ का प्लांट ऐसा है, अब टेरेस्ट्रियल में ये कैसा होगा, समझ लो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से प्लांट का जो लीफ है वो डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोफिली। तो अब ये क्या है बेटा, अब ये प्लांट्स का रिस्पॉन्स है टू द एनवायरनमेंट, ओके, तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, ओके, सो प्लांट्स के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर्स समझ लो, ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं, हमने पढ़ लिया था। चलो बेटा अभी हम लोग क्लास को खत्म करते हैं क्वेश्चन को आंसर करके। द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो different pathway to produce different structures in response to environment and phases of life, okay, response to environment and also phases of life को respond करते हुए प्लांट ने क्या क्या टाइप का डिफरेंट पाथवे बनाया या स्ट्रक्चर बनाया, इसको आप क्या कह सकते हो? अरे बेटा इलास्टिसिटी नहीं, प्लास्टिसिटी, ओहो भाई, प्लास्टिसिटी, देखा प्लास्टिसिटी, ओके, प्लास्टिसिटी, ओके।
तो हेटेरोफिली ये सब चीजें गलत है, प्लास्टिसिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कल हम बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करेंगे। ओके, आई एम सो सॉरी, अब क्या कर सकते हैं, सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। विल सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, एनी डाउट्स? कुछ डाउट है किसी को? डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर यू कैन लीव, अदरवाइज यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। अच्छा, वो 12th के कुछ क्लास, मतलब वो एक क्वेश्चन पूछा था कल एक बंदे ने, एपिजीनोम, वो लड़का नहीं आया शायद आज, वो लड़का नहीं आया ना एपिजीनोम। चलो कोई बात नहीं।